गुड इवनिंग एवरीवन। सालसन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम लोग उसका सारा समाधान करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछा जा रहा है। और नीचे प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे किस एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका सारा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। और जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है उनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय आय एवं मापन, नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट, ठीक है। देखते हैं इससे संबंधित कौन सा हमारा सवाल है। पहला देखिए, पहला सवाल है एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधियों में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एटीएम बूथ देखिए, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को तीन भागों में, तीन प्रकार की गतिविधियों के आधार पर से तीन भागों में बांटा जाता है, तीन सेक्टर्स में बांटा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। देखिए, क्षेत्र और क्षेत्रक में अंतर है। क्षेत्रक मतलब होता है सेक्टर, ध्यान रखना है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में वे गतिविधियाँ आती है जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित हो, जैसे कि खेती बाड़ी करना, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, है ना, खनिजों का उत्पादन करना, खनिजों का खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राइमरी क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का प्रोसेसिंग करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे आलू की खेती क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन आलू को हमने प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसका हमने चिप्स बना दिया तो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी, ठीक है। इसी तरह से खनिज है, खनिज का हमने खनन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? खनिज का खनन, जैसे कोयला है, कोयला का खनन हो जाएगा, कोयला का खनन क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। और इससे हम लोग कुछ और बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं या कुछ और बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो द्वितीय क्रिया हो जाएगा। इस तरह से लोहा, मान लीजिए खनिज निकाल रहे हैं तो खनिज निकालने की क्या हो जाएगा? प्राथमिक गतिविधि हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन लोहा, उसको धातु बना दिए उसमें तो क्या हो जाएगा? वो द्वितीय गतिविधि हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो प्राथमिक और द्वितीय में यही अंतर है। इसी तरह से मान लीजिए आम का मतलब पेड़ लगाए हैं, आम का पेड़, तो क्या हो जाएगा? वो प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। लेकिन आम का जूस निकाल दिए तो क्या बन जाएगा? वो द्वितीय क्षेत्रक। तो इसमें सारा आ जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन है ना, क्या क्या आएगा इसमें? कंस्ट्रक्शन आएगा, मतलब निर्माण क्षेत्र आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी निर्माण हो जाएगा, है ना। बिजली का उत्पादन क्या हो जाएगा हमारा? इसके अंतर्गत आ जाएगा। सोलर उत्पादन क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीय क्षेत्र का आ जाएगा। जैसे वाटर का सप्लाई द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र का मतलब इसका काम क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करना तृतीय क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। जैसे परिवहन से क्या होता है? कृषि से उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, या फिर जो खनिज है, जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, ठीक है। तो ये तृतीय से। बैंकिंग का काम क्या होता है? इन प्राइमरी क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को सेवा प्रदान करना हो, ठीक है। व्यापार भी हमारा किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। कि कितने भी मैनेजमेंट का MBA वगैरह जितने सारी चीज़ आते हैं हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब तृतीय क्षेत्र किसी विशेष प्रकार का भौतिक वस्तुओं को उत्पादन नहीं करता है, बल्कि ये सेवा प्रदान करता है। तो बताइए, एटीएम बूथ क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। नागरिकों को क्या करता है? पैसा निकालने में आसानी होती है, ताकि इसका इस्तेमाल प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में किया जा सके। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? एटीएम बूथ तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC GD 2024 में पूछा गया है, 28 तारीख को, 1 तारीख को, 29 तारीख को, तीनों में पूछा गया है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, सोच सकते हैं इसके बारे में, है ना। एकदम नया कंसेप्ट में है। बाकी हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में बहुत साधारण उदाहरण देते हैं। इसके बारे में हम अलग से लेक्चर लाएंगे, डिटेल वीडियो, उसमें पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल यहीं तक रखते हैं आज। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश बराबर वर्ष के दौरान फर्म के उत्पादन के दौरान फर्म की बिक्री, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? B नंबर। मतलब क्या बोला? माल सूची में जो परिवर्तन होगा वो किसी फर्म या किसी फैक्ट्री का बिक्री होगा उतना। जैसे मान लीजिए अभी 2024 में किसी कंपनी का 100 प्रोडक्ट था, ठीक है। और 2025 में मान लीजिए उसके पास मात्र 30 बचा है। इसका मतलब उसके बाद माल सूची में परिवर्तन कितना हो गया? 70। ये 70 क्या हो गया? ये 70 फर्म का बिक्री भी हो गया या माल सूची में परिवर्तन भी हो गया। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। तो कंपनी का क्या हो गया? बचा कितना? 70 क्या हो गया? फर्म ने उत्पादन किया या फर्म ने बेच दिया। बाकी 30 तो अभी बचा हुआ है, तो ये उत्पादन के क्षेत्र में नहीं आएगा। उत्पादन तो हुआ है लेकिन उसका मार्केट में मूल्य नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उत्पादन कितना हुआ? 70। और इसलिए या फिर उसे
माल सूची में परिवर्तन, तो माल सूची में परिवर्तन कितना हो गया, 70 हो गया। दोनों में से ये चीज़, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वित्तीय वर्ष किस वर्ष से लिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष कौन सा होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच। ध्यान रखना है आपको, 31 मार्च से 1 अप्रैल नहीं करना है गलती से, फिर उल्टा हो जाएगा। 31 मार्च से 1 अप्रैल उल्टा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक दिन का वित्तीय वर्ष, ध्यान रखना है। देखिए वित्तीय वर्ष और आपको ध्यान रखना है कैलेंडर वर्ष, दोनों में अंतर है। जो 1 जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये क्या है हमारा, ये कैलेंडर वर्ष है, अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष है, ध्यान रखना है। हिंदी कैलेंडर वर्ष अलग है, ठीक है। उसी तरह से 1 जुलाई से 30 जून तक ये अमेरिका का वित्तीय वर्ष है। लेकिन भारत में वित्तीय वर्ष कब से माना जाता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इसी के बीच हमारा बजट पास होता है, बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा बजट पास होता है। आपको टैक्स भी देना पड़ता है, तो टैक्स भी इसी टाइम पीरियड के बीच गिना जाता है, इसी 1 साल के बीच, ठीक है। तो जनवरी से दिसंबर के बीच गिना नहीं जाता है, किसमें गिना जाता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, PRCS है ना, PRCS, या फिर प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति 100 आय। इसका आंसर कौन सा होगा, प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी भी देश की कुल आय को, किसी भी देश की कुल आय को यदि डिवाइड कर दे कुल जनसंख्या से, कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए भारत का आबादी कितना है, भारत का आबादी मान लीजिए 1 अरब 40 करोड़ मान लेते हैं, और उसका मतलब आय कितना, आय जितना भी होगा मान 10 लाख करोड़ है आय, और उसकी जनसंख्या कितनी है, 1,40,000 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ है। तो उसको डिवाइड करने पे जो आय प्राप्त होगा वो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। और सिंपल से याद रखना है, कुल आय बटा कुल जनसंख्या, तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। बाकी सकल घरेलू उत्पाद वगैरह हम लोग आएंगे बाद में। नेक्स्ट है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है। घरेलू आय का परिभाषा पूछा गया है ना, आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, भीतर। तो घरेलू आय मतलब यहाँ पे शॉर्ट में बोला जाता है GDP। GDP का हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी देश के अंदर किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर नागरिकों द्वारा एवं गैर नागरिकों द्वारा उत्पादन किए जाने वाले अंतिम माल मतलब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो जितना मूल्य होगा, मार्केट मूल्य होगा, उसको क्या बोला जाता है, GDP कहा जाता है। तो GDP क्या होता है, एक क्षेत्र के भीतर होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, भीतर। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि NNP क्या होता है, या राष्ट्रीय, इसी का नाम है राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, या फिर इसे बोला तो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक देश की सीमा के भीतर नहीं हो सकता है, वो एक देश के बाहर भी हो सकता है। हम लोग आगे कंसेप्ट इसका चर्चा करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना सिर्फ GDP का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र के अंदर। देखिए GDP एक देश का भी हो सकता है, GDP का एक स्टेट का भी हो सकता है, तो स्टेट GDP हो जाएगा। तो स्टेट की सीमा के अंतर्गत, देश की सीमा के अंतर्गत हुआ तो क्या हो गया, नेशनल GDP हो गया। एक जिला के अंदर का हो, सीमा के अंतर्गत हो गया तो क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट GDP हो जाएगा। तो GDP किसी भी लेवल का हो सकता है, विश्व का भी हो सकता है। पूरा विश्व को ही मान ले, एक भौगोलिक क्षेत्र मान ले, तो क्या हो जाएगा, एक पूरा विश्व का एक भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। तो क्या होगा, ये ग्लोबल GDP हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो GDP 4 प्रकार के होते हैं, ग्लोबल GDP, नेशनल GDP और स्टेट GDP, डिस्ट्रिक्ट GDP। लेकिन हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज़ का, मूल रूप से नेशनल GDP के बारे में। चलिए अगला सवाल आते हैं, कौन सा, नंबर 6। नंबर 6 है निवल निर्यात। निवल निर्यात मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है कि कुल निर्यात माइनस कुल आयात। क्या होगा, कुल निर्यात माइनस कुल आयात। आयात और निर्यात क्या होता है, जैसे हम अपने देश से उत्पादित वस्तुओं को किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, निर्यात। मान लेते हैं कि 100 रुपया का सामान बेचे हम लोग, कहाँ पे, अमेरिका में, और अमेरिका से कितना लाए हम लोग, मान लेते हैं
90 रुपया सामान खरीद कर लाएँ। तो जो बचा कितना हो जाए 10 रुपया। तो 10 रुपया ये जो बचा हमारा, तो ये क्या हो गया, निवल निर्यात या नेट एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मतलब कुल निर्यात में कुल आयात को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए तो व्यापार की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य डैश माना गया है। क्या माना जाता है बताइए। मात्रा, संगठन, दिशा, प्रदर्शन। आंसर क्या होगा, मात्रा। मान लीजिए हम 1,00,000 करोड़ का व्यापार करते हैं किसके साथ, चीन के साथ। तो ये क्या है, ये भारत का क्या है, व्यापार की मात्रा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। राजस्व प्राप्ति डैश है क्योंकि उनसे सरकार का कोई दावा नहीं बनता है, सरकार पर कोई दावा नहीं बनता है। देखिए राजस्व प्राप्ति क्या होता है, राजस्व मतलब सरकार को टैक्स रेवेन्यू, इसको क्या बोलता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या नाम है इसका, रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्ति। क्या क्या शामिल होता है उसमें देख लीजिए। इसमें टैक्स शामिल होता है, जितने भी सारे टैक्स होता है राजस्व और प्राप्तियों में शामिल होता है सरकार की। और दूसरा क्या होता है, नॉन टैक्स वाले भी शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स से जो पैसा आता है सब इसमें शामिल होता है। जो मान लीजिए कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनियों पे टैक्स लगती है वो सब टैक्स में शामिल होता है। जीएसटी से जो पैसा आता है सब इसमें शामिल होता है। इसके अलावा नॉन टैक्स भी है, टैक्स के अलावा। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि सरकार बहुत सारी कंपनी चला रही है, ओएनजीसी, तो ओएनजीसी से जो फ़ायदा होता है तो कंपनी, उससे सरकार को भी पैसा मिलता है, तो वो किस में शामिल हो जाएगा, नॉन टैक्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा राजस्व प्राप्ति होता है। अब ये जो पैसा आता है ये सरकार को मिलता है, सरकार खर्च करती है सरकार, लेकिन ये कौन इसको देता है, नागरिक देता है। लेकिन नागरिक कोई उस पर दावा नहीं कर सकता है कि हमको वापस लौटाना है, या ऐसा कुछ दावा नहीं कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, ये गैर प्रतिदेय है, मतलब नॉन लाइबिलिटी, मतलब ये सरकार पे कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है कि इसको वापस लौटाना है। कोई दिक्कत है, ये सरकार कंजम्पशन कर जाती है ना, या सरकार विकास के कार्यों में खर्च करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। धनात्मक निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार डैश होता है, ऋण होता है, घाटा होता है, अधिशेष होता है और राशि होता है। आपको बताना धनात्मक शुद्ध व्यापार मतलब पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट। देखिए क्या होता है, अभी बताया कि इसमें क्या होता है, निर्यात में यदि माइनस करते हैं हम लोग किसको, आयात को, तो क्या कहलाता है, ये शुद्ध निर्यात कहलाता है। अब पॉजिटिव कब होगा, जब इसका मतलब जब निर्यात बड़ा होगा इससे। मान लेते हैं कि निर्यात 100 हो गया और आयात कितना हो गया 90, तो दोनों में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब धनात्मक। तो इसको क्या बोला था, अधिशेष। मतलब हमने अमेरिका को 100 रुपया सामान बेचा और वहाँ से हमने कितना मांगा 90 रुपया, तो हमको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक। तो इसको क्या बोला था, अधिशेष। 10 शेष बचा कि नहीं, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, अधिशेष। तो व्यापार अधिशेष होता है। और इसका उल्टा मान लीजिए अब हमने अमेरिका को 90 बेचा और अमेरिका ने हमारे पास उल्टा हो गया, हमने अमेरिका को 90 बेचा और अमेरिका ने हमारे पास या 100 रुपये कमा के ले गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 10 रुपया का नुकसान हो गया। तो ये क्या हो जाता, घाटा हो जाता, व्यापार घाटा हो जाता। समझ में आ रहा बात को। तो इसका मतलब क्या है, यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो क्या होने वाला है, आपको होने वाला पॉजिटिव होगा, फ़ायदा होगा आपको। और यदि आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या होगा, आपको घाटा होने वाला है। और यदि दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो ना घाटा होगा ना फ़ायदा होगा, जीरो। ठीक है, ध्यान रखना। इस 3 केस होता है इसके, तो तीनों व्यापार घाटा से संबंधित था। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस देना पड़ता है। आप किसी से ऋण लेते हैं तो ऋण लेने के बाद आपको क्या होता है, वापस चुकाना पड़ता है। तो क्या होता है, आपके ऊपर दायित्व होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, देयता मतलब लाइबिलिटी। तो आपके पास लाइबिलिटी होती है, उसको चुकाना होता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। आपको कोई ऋण लेते हैं तो ऋण को चुकाना आपको बाध्यकारी होता है, ध्यान रखना।
है ना। इसलिए इसको क्या हो जाएगा आंसर, ऋण क्या है, एक देयता है, एक लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन बताइए सरकार हेलो, तो ऋण एक क्या है, आपको ध्यान रखना है, ऋण एक देता है ना। ऋण क्या है, वो देता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 11.8 है औद्योगिक क्षेत्र का। अब देखेंगे अभी भी औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसका हमारा, अभी 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, है ना, ध्यान रखो 3 क्षेत्र है। लेकिन आज़ादी के समय आपको सिंपल सा चीज़ है, आज़ादी के समय किसका योगदान ज़्यादा रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद हमारा द्वितीय क्षेत्र का, फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्र का। लेकिन जैसे जैसे अभी वर्तमान में हमारे सबसे अधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का। पूछा जाए कि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है या फिर टर्शियरी क्षेत्र का है, लगभग 60% के आसपास से, ध्यान रखना। उसके बाद किसका है ना। आपको सीक्वेंस पूछा जाए तो पहले हो जाएगा टर्शियरी क्षेत्र अभी वर्तमान का, फिर सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा प्राइमरी या फिर प्राथमिक क्षेत्र, ये ध्यान रखना वर्तमान का। लेकिन 1951 में कैसा था, 1951 में सबसे पहले प्राइमरी का सबसे अधिक था, प्राथमिक क्षेत्र का, फिर उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का, और तीसरा टर्शियरी का। देखिए जस्ट उल्टा हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, बहुत लॉजिकल सा चीज़ है। अभी बताइए हमारा क्या होता है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा बढ़ गया है, हम सर्विस बाहर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सर्विस सेक्टर का जीडीपी में ज़्यादा योगदान है, लगभग 60% है। क्वेश्चन नंबर आइए 12। भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950 में 11.8 से बढ़कर 1991 में 24% न हो गया। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सीधा सीधा बात, अभी हम लोग पढ़े औद्योगिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उदाहरण है। बिस्किट के पैकेट, कपड़े, सड़कें और प्रसाधन उत्पाद, है ना। प्रसाधन मतलब क्या होता है, मेकअप का सामान। तो मेकअप का सामान क्या सार्वजनिक है, सब लोग अपना व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना है। सड़कें हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सड़क सब लोग इस्तेमाल करते हैं। बिस्किट का पैकेट तो अपना होता है, लेकिन ये सड़कें सबके लिए है, ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें, इसका आंसर क्या हो, सड़कें हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय की गणना डैश की विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं, है ना। खरीद, ऋण, उत्पाद और जीडीपी। तो राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कितना उत्पादन हुआ है उसका करते हैं। उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जीडीपी क्या है, जीडीपी मतलब होता है कुल उत्पाद और सेवाओं का मूल्य, जितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। जैसे और सेवाओं का मूल्य को क्या बोला जाता है, जीडीपी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पूरे देश भर में हम एक छोटा सा एग्जांपल मानते हैं कि मान लेते हैं कि 10 वस्तु का उत्पादन हुआ, और 10 वस्तु का उत्पादन हुआ और एक वस्तु का मान लेते हैं 5 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ क्या हो जाएगा, हमारा देश के जीडीपी हो जाएगा। आप इसकी में 10 की जगह आप क्या कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, 1 लाख इंटू 5 तो क्या हो जाएगा आपको, 5 लाख हो जाएगा। तो ये क्या है, ये उत्पाद का ही मूल्य में कन्वर्ट कर दिए, वो हमारा जीडीपी हो गया या फिर राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। प्रति व्यक्ति आय उस देश में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है, अभी बताया मैंने, किसी भी देश की कुल आय को डिवाइड करेंगे किससे, कुल जनसंख्या से, तो क्या बनेगा, वो प्रति व्यक्ति आय बनेगा। तो ये क्या है, हमारा औसत आय है उस राज्य का, ठीक है। एक एक व्यक्ति का तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सबका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, औसत होता है। प्रत्येक आपका कितना आया है, मेरा कितना आया है, इस चीज़ के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज। प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक एवरेज आय है, ठीक है,
ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 16। डैश अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित कुल योग है। कौन सा है? जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या है? किसी जीडीपी क्या है? सभी फर्मों मतलब सभी कंपनियों द्वारा सकल मूल्य वर्धित। सकल मूल्य वर्धित मतलब जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपया किसी वस्तु का दाम है, उसमें फिर हमने 2 रुपया ऐड करके, जैसे 10 रुपया में आटा खरीद के लाएं, फिर उससे 2 रुपया हम ऐड करके और 10 रुपया और ऐड करके मान लेते हैं 20 रुपया में उसको बिस्किट बना दिए। ये 20 रुपया क्या होगा? ऐड होते गया ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सकल वैल्यू एडेड या सकल मूल्य वर्धित। ये जितने सारे इस तरह से आ रहा है, इन सबको जोड़कर जो बनेगा वो क्या होगा? जीडीपी होगा। सिंपल सा मतलब जीडीपी को दूसरे तरीके से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों को विचार करने के लिए होगा जहां प्रतिफल भुगतान की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है 10 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक नहीं, और 50 लाख से अधिक नहीं, 1 करोड़ से अधिक नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण है वहाँ पे उनका जो लिमिट कितना है, कितना कैप दिया गया है, तो आपको बताना है कि 10 लाख है, 1 लाख, 50 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए 50 लाख, 1 करोड़ तो सुन ही नहीं सकता है, 1 करोड़ से अधिक, ये तो राष्ट्रीय वाला में। 50 लाख भी बहुत ज़्यादा मामला हो गया है ना। आपको फिर 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख से अधिक नहीं। ये जो मामले होते हैं 1 लाख से कम वाले मामले होते हैं, उनका सुनवाई कौन करता है? जिला आयोग द्वारा, जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा। 1 करोड़ से अधिक वाले कौन करेंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा, आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि डैश सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। कुल उधार का संकेत है कौन सा? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय शेष, राजकोषीय अधिशेष, राजकोषीय वृद्धि। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस फंसाने की कोशिश की किया गया है शब्दों के जाल बुनकर, है ना। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की जितनी आय है ना, सरकार की कुल आय में कुल व्यय को माइनस कर दें, है ना, या उल्टा हो गया, सरकार की कुल व्यय में कुल आय को माइनस कर दें तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? हमारा सरकार उधार होगा। मान लीजिए सरकार ने खर्च कर रहा है कितना? 150 रुपया। सरकार खर्च कितना है? 150 रुपया, और सरकार का आय कितना है? 100 रुपया है। तो बताइए, तो ये 50 रुपया क्या हो गया हमारा? सरकार उधार ले रही है, तभी तो, क्योंकि आय उसका मात्र 100 रुपया है और 150 रुपया कहाँ से ला रहा है? मतलब 50 रुपया उधार ले रहा है, तो कुल उधार का संकेत क्या हो गया? ये हमारा, ये आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है ना। क्या है ये? वित्तीय वर्ष का हो गया। देख, कैलेंडर वर्ष कब से होता है? कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से क्या होता है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है कैलेंडर वर्ष, अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष। हिंदी का कुछ और होगा, है ना। पिछले वर्ष तो कुछ होगा ही नहीं, ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। पूंजीगत वर्ष कोई होता ही नहीं है। वित्तीय वर्ष कब से होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? निवल मतलब होता है नेट, NET, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, या इसी का दूसरा नाम क्या है? नेशनल इनकम, या फिर हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। किसके बराबर होता है? तो NNP इक्वल टू क्या होता है? ये फॉर्मूला पूछ रहा है। NNP इक्वल टू क्या होता है? NNP इक्वल टू क्या होता है? GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें थोड़ा छूट गया क्वेश्चन। NNP अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन गलत टाइपिंग कर दिया है। इक्वल टू, सब में इक्वल टू होगा, ये NE इक्वल टू होगा सब में, है ना, ध्यान रखिए। और यहाँ पे सब में माइनस होगा, ये माइनस है, प्लस है, गलत दिया। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, है ना, यहाँ पे। तो NNP इक्वल टू क्या होता है? GNP माइनस डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। तो NNP इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय इक्वल टू GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ये मूल्य ह्रास क्या होता है कि मान लीजिए कि हम एक मशीन खरीदते हैं, तो मशीन को हमने खरीद लिया कि 50,000 में कोई मशीन खरीदा, लेकिन वो मशीन का तो मूल्य हो गया, लेकिन बताइए उस मशीन को
वो मशीन को बनाए रखने के लिए 5 साल चलेगा, तो 5 साल में कुछ टूट फूट होगी, कुछ पार्ट पुर्जा उसका लगाना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो किसी भी कंपनी या कुछ भी सामान खरीदने पे जो टूट फूट का खर्च लगता है या घिसावट का कुछ खर्च लगता है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन, या हिंदी में बोला जाता है मूल्यह्रास। तो यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, एनएनपी बनेगा, या फिर हिंदी में निवल राष्ट्रीय उत्पाद बनता है। ठीक है। तो ये हमारा है, अब टोटल 20 क्वेश्चन है। आगे इसका एक और वीडियो बनेगा ताकि सारा का सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का कवर हो जाए। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा पहुँचे। और इसके माध्यम से हम लोग एक नई तरीके से शुरुआत करते हैं और एक सब मिलकर आगे बढ़ने का काम करते हैं।